नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु शर्मा फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, पर्यावरण की या फिर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे पंजाब के किसानों की परेशानी की वजह क्या है, जानेंगे कि क्यों आने वाले समय में किचन का बजट बिगड़ सकता है, बताएंगे झारखंड के किसानों के लिए क्या है अच्छी खबर, समझेंगे दाल की जमाखोरी रोकने के लिए क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, साथ ही बताएंगे कि क्यों अब मकान बनाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कपास फसलों में घटिया कीटनाशक की वजह से सफेद कीट के लगने से किसानों की सारी फसल बर्बाद तो हुई थी, लेकिन अब पंजाब के किसान किसी और कारण से परेशान हैं। पंजाब में कपास फसल के नुकसान के बाद अब मटर उत्पादक किसानों ने घटिया बीज आपूर्ति की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि राज्य के कृषि विभाग ने घटिया गुणवत्ता के बीज की आपूर्ति की है, जिससे फसल में देरी हुई है। पंजाब में होशियारपुर और नवा शहर के मटर उत्पादक किसानों ने कीर्ति किसान यूनियन के समर्थन से धमकी दी है कि यदि सरकार ने उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया तो वो आंदोलन करेंगे। राज्य में इससे पहले कपास उत्पादक किसानों ने घटिया कीटनाशक की वजह से सफेद कीट के हमले के कारण भारी नुकसान की शिकायत की थी। पहले से ही भारी पड़ रहा किचन का बजट अब और परेशान करने वाला है। एक तरफ जहां सरकार रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी को छोड़ने का बढ़ावा दे रही है, वहीं बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 62 रुपए महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 62 रुपए महंगा हो गया है। सब्सिडी छोड़ चुके लोगों के लिए ये महंगा पड़ने वाला है। हालांकि सब्सिडी वाले सिलेंडरों के रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर पहले 545 रुपए का था। अब इसके लिए ग्राहकों को 606.50 रुपए चुकाने होंगे। बढ़ी हुई कीमत 1 दिसंबर से लागू हो गई है। बेमौसम बारिश और सूखे के चलते तिलहन फसलों की बुआई का रकबा इस साल पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे कम रहा है। अनियमित बारिश और सूखे मौसम के कारण देश में रबी सीजन के दौरान सितंबर से नवंबर के मध्य तक तिलहन फसलों की बुआई 5 साल में सबसे कम है। केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी सीजन में तिलहन फसलों की बुआई सितंबर से 19 नवंबर तक 50.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 16.52% कम है। रबी सीजन में तिलहन बुआई में गिरावट की एक वजह ये भी है कि बहुत से किसानों ने अच्छी आमदनी की उम्मीद में तिलहन फसलों की जगह दलहन फसलों की बुआई की है। रबी की फसलों की बुआई आमतौर पर सितंबर के अंत और अक्टूबर के प्रारंभ में शुरू होती है और इनकी कटाई जनवरी से शुरू हो जाती है। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनने के साथ ही 300 स्मार्ट विलेज भी बनने वाले हैं। फिलहाल अभी इस योजना के लिए गांव का चयन नहीं किया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के पहले चरण में शामिल 20 स्मार्ट सिटी बनने के बाद स्मार्ट विलेज योजना जल्दी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों को भी सौगात देने की तैयारी में है। उनकी अगली महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट विलेज है। इसके तहत देश में 300 गांव चुने जाएंगे। इसके लिए 5,140 करोड़ रुपए का बजट भी निश्चित कर दिया गया है। टॉप 20 स्मार्ट सिटी बनाने के बाद स्मार्ट विलेज योजना पर कार्य शुरू होगा। योजना भारतीय जनता पार्टी के आदर्श माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की जाएगी। इसमें बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, संचार की सुविधा होगी। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से खेती सिखाई जाएगी। क्षेत्र विशेष की फसल के आधार पर लघु उद्योग विकसित किए जाएंगे। बिजली की कम खपत और देश में बिजली बचाओ अभियान के लिए लोगों को सरकार की तरफ से बेहद कम कीमतों पर मुहैया कराई जा रही एलईडी बल्ब की कीमतें आने वाले दिनों में सीएफएल के बराबर आ सकती हैं। भारत की लाइटिंग इंडस्ट्री एक और बदलाव से गुजर रही है। बिजली की कम खपत करने वाले एलईडी बल्ब की कीमतें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के बराबर आने वाली है। इनके दाम में आगे और गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगले 10 दिनों में सरकार एलईडी लैंप खरीदने के लिए
अब तक का सबसे बड़ा टेंडर देने जा रही है। एलईडी बल्ब सरकार के बिजली बचाओ अभियान का अहम हिस्सा है। ब्रांडेड एलईडी बल्ब की कीमतें रिटेल और ऑनलाइन मार्केट में 160 रुपए से 250 रुपए के बीच है। वहीं ज्यादातर CFL की कीमत 130 रुपए से 215 रुपए के बीच है। आम जनता के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं, योजनाएं, पहल लागू करवाती है, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है, जिसके चलते इसका लाभ भी एक आधी तिहाई आबादी को ही मिल पाता है। लेकिन जल्द ही सरकार के सभी स्कीमों की सारी जानकारी लोगों को सिर्फ एक क्लिक पर ही मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 2016 में अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करने जा रही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भुवन पंचायत नाम से एक सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोग्राम डेवलप किया है, जो ग्राम पंचायत स्तर तक सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराता है। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसे अपने सॉफ्टवेयर टूल्स प्लान प्लस और एक्शन सॉफ्ट के साथ जोड़ा है। मिनिस्ट्री सॉफ्ट पंचायती राज ये प्रोग्राम लागू करने वाली है। इसके जरिए राज्य सरकारों, केंद्र और योजना बनाने वालों सहित यूजर्स को लागू की जा रही स्कीमों के साथ ही उनकी प्रगति के बारे में जानने में भी आसानी होगी। मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किए जा रहे सभी सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है। इस प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु के 5 जिलों में शुरू किया जाएगा। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पेरिस में हुए पर्यावरण सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करते हुए भारतीय संस्कृति पर आधारित किताब का भी उद्घाटन किया। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान यहां भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। भारतीय पवेलियन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी की आगवानी की। इस अवसर पर मोदी ने कहा, भारतीय पवेलियन भारत के भविष्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पवेलियन हमारी संस्कृति, तकनीक को दिखाता है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने परंपरा नामक किताब, जिसमें भारतीय लाइफ स्टाइल की जानकारी दी गई है, और इन्वेस्टिंग इन अ ग्रीन फ्यूचर नाम की 2 किताबों का विमोचन किया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आने वाला साल झारखंड के किसानों के लिए कई सारी योजनाओं के साथ ही किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार लाने वाला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश डायरी में। आने वाला साल झारखंड के किसानों के लिए कई सारी योजनाओं के साथ ही किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार लाने वाला है, क्योंकि इस साल राज्य का आने वाला बजट किसानों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाया गया है। हेहल स्थित ETC ग्राउंड में आयोजित प्रमंडल स्तरीय उद्यानिकी मेले को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य के कृषि सहकारिता मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि आने वाला बजट किसानों का होगा। किसानों के हित की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। यहाँ 30 नवंबर को उद्घाटन निदेशालय और झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से मेला लगाया गया था। किसानों तक बिजली पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत नए ट्रांसफार्मर, ग्रिड और स्टेशन भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये तय किया गया है कि कृषि रथ यात्रा के माध्यम से वैज्ञानिक गांव में जाकर किसानों को प्रशिक्षित करें, उन्हें मसाला, फल, फूल की खेती के लिए ट्रेनिंग देंगे और प्रेरित भी करेंगे। किसानों के लिए छोटे छोटे तालाब बनवाए जाएंगे। किसान पशुपालन पर जोर दे, इसके लिए 90% सब्सिडी पर 2 गाय दी जाएगी। देश भर में दाल की जमाखोरी को रोकने के प्रयासों के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मिल कारोबारियों को राहत देते हुए 7 दिन के दाल स्टॉक पर कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है। दाल मिल कारोबारियों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मिलिंग क्षमता के बराबर स्टॉक 7 दिन तक रखने पर कार्रवाई नहीं करने का निर्णय किया है। साथ ही मंडियों में खरीद करने वाले व्यापारियों की अधिकतम स्टॉक सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 क्विंटल कर दी है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवश्यक वस्तु व्यापारी आदेश में संशोधन कर दिया है।
दाल की कीमतों में वृद्धि को काबू में करने के लिए सरकार ने दाल नियंत्रण आदेश लागू कर अधिकतम स्टॉक सीमा तय की थी। आदेश लागू होते ही प्रदेश भर में छापे मारकर करीब 4000 टन दाल जब्त की गई। व्यापारियों ने इसको लेकर विरोध जताया था और व्यावहारिक कठिनाइयां बताई थीं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दाल नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है। भले ही भारतीयों को लगता हो कि भारत में रेलवे की हालत सबसे खराब है, लेकिन एक ऑनलाइन सर्वे के आंकड़ों में दुनिया भर की चर्चित 25 ट्रेनों में भारत की 7 ट्रेनें शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। ब्रिटेन स्थित नेशनल रेल म्यूजियम की ओर से कराए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में दुनिया की 25 सबसे चर्चित ट्रेनों और रेल इंजनों की सूची में 7 भारतीय ट्रेनों को स्थान मिला है। सर्वे में ब्रिटेन की फ्लाइंग स्कॉट्समैन को जहां शीर्ष स्थान मिला है, वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत की राजधानी एक्सप्रेस है। इन 7 ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ, चेन्नई एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन और पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शामिल है। मुखबिर देश और दुनिया में घटने वाली सारी जानकारियों से रूबरू हो सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के तिफरा में स्थित ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस ब्रेल लिपि में देश का पहला साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन करने वाली है। अभी तक इन लोगों के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा और गीता का ही प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ के तिफरा स्थित ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस से मुखबंधिरों के लिए साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन होगा। ये प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है। ब्रेल प्रेस से इसी लिपि में अखबार का प्रकाशन कहीं और नहीं होने का दावा किया जा रहा है। आरंभिक दौर में करीब 100 प्रतियों का प्रकाशन किया जाएगा। तिफरा ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस में देश में अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना की शुरुआत करने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये दैनिक अखबारों से थोड़ा अलग होगा, लिहाजा दैनिक समाचार पत्रों में खबरों के बीच में नेताओं और अन्य संबंधितों को जो तस्वीर लगी रहती है, ये सभी ब्रेल लिपि वाले अखबार में नजर नहीं आएंगी। अखबार के एक से लेकर आखिरी के पन्ने समाचारों से भरे रहेंगे। देश में शहरी गरीबों को पक्का मकान देने की योजना सरकार ने तो बना ही रखी है, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का नाम भी जुड़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने देश के शहरी इलाकों में गरीब वर्गों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सभी के लिए आवास मिशन 2022 नाम की इस योजना का लक्ष्य देश के शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके से जुड़े परिवारों और निम्न आय समूह के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ऋण 2 वर्गों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे। प्रथम वर्ग में वे लोग होंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए है, जबकि दूसरे वर्ग में वे परिवार आएंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है। श्रम मंत्रालय पूरे देश में समान न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून में संशोधन पर विचार कर रही है, ताकि हर प्रकार के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जा सके। सरकार जल्दी सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में लाने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश के बाद सरकार अब न्यूनतम मंजूरी में बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार का मानना है कि न्यूनतम मंजूरी में इजाफे से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक विकास होगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर निकलेंगे। औद्योगिक संगठन CII के एक कार्यक्रम में श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि सरकार एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेगी और ये न्यूनतम मजदूरी पूरे देश भर के कारोबार के लिए मान्य होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि न्यूनतम मजदूरी सिर्फ कुछ चंद उद्यम या कारोबार के लिए नहीं होगी। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के दौरान सरकार मजदूरों का पूरा ख्याल रखेगी। मकान बनाने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों, बताएंगे पूरी बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक ऐसा माना जाता है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन दिल्ली NCR के स्कूलों में किए गए एक सर्वे के आधार पर पाया गया है कि बेटियां बेटों से ज्यादा तंदुरुस्त हैं। आंखों की समस्या से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। आंखों के इलाज के लिए एम्स के बाद अब नोएडा में ही देश का सबसे बड़ा दूसरा रिसर्च व रेफरल सेंटर बन गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में।
मकान बनाने के लिए अब लोगों को नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनकी जगह आर्किटेक्ट सारी औपचारिकताएं पूरी करेगा। वो खुद ही साइट का निरीक्षण करके अनुमति देने के साथ ही नगर निगम में अंतिम मंजूरी के लिए ऑनलाइन दस्तावेज भी जमा करेगा। राज्य सरकार ने हाल में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया है। इसके तहत 3200 वर्ग फीट तक के प्लांट पर मकान बनाने की अनुमति सर्टिफिकेट से लेने का आदेश जारी किया है। फिलहाल ये नगर निगम को नहीं मिला है। इस नियम के प्रभाव में आने पर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। दलालों के फेर में उलझने से भी बच जाएगा। साथ ही आवेदक को 30 दिन के भीतर अनुमति दिलाने का जिम्मा भी आर्किटेक्ट का होगा। अभी तक ऐसा माना जाता है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में किए गए एक सर्वे के आधार पर पाया गया है कि बेटियां बेटों से ज्यादा तंदुरुस्त हैं। एक निजी संस्था एड्यूस्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली सहित नोएडा एनसीआर में भी बेटों के मुकाबले बेटियां ज्यादा तंदुरुस्त हैं। एड्यूस्पोर्ट ने जून 2014 से फरवरी 2015 तक छठा सर्वे किया, जिसमें 26 राज्यों के 87 शहरों में 245 स्कूलों के 1,48,054 बच्चों पर ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 7 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चों को स्कूल में खेलने का समय कम मिल रहा है, जिससे उनमें फिजिकल फिटनेस और सहनशीलता में कमी आ रही है। एनसीआर के 15 स्कूलों में करीब 17,000 बच्चों पर किए गए सर्वे में पता चला कि यहाँ लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा स्वस्थ है। इसमें सामने आया है कि 64% लड़कियों का BMI ठीक है, जबकि केवल 59% लड़कों का BMI सही पाया गया है। वही हर 5 में से 1 बच्चे में सहनशीलता की कमी भी पाई गई है। एक तरफ जहां देश में HIV जैसी गंभीर समस्या के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है, वहीं झारखंड में हुए एक सर्वे के आंकड़ों में ये दावा किया गया है कि राज्य में HIV पॉजिटिव के 22,000 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में HIV पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1688 मरीज प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 40 से 45 हजार तक HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ 21,946 मरीजों के बारे में ही CG-SACS की जानकारी है। अभी भी 18,000 मरीजों तक पहुंचना बाकी है। समिति के आंकड़ों के मुताबिक साल 2003 में राज्य में सिर्फ 3,395 पॉजिटिव मरीज थे, जबकि 13 साल में आंकड़ा 22,000 पर जा पहुंचा है। इनमें 37% महिलाएं, 63% पुरुष मरीज है। वहीं 25 से 49 आयु वर्ग के सर्वाधिक मरीज रजिस्टर्ड है। आंखों की समस्या से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। आंखों के इलाज के लिए एम्स के बाद अब नोएडा में ही देश का सबसे बड़ा दूसरा रिसर्च व रेफरल सेंटर बन गया है। यहाँ पर आंखों के इलाज के लिए सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर इलाज कराना लोगों को सस्ता पड़ेगा। नोएडा सेक्टर 24 स्थित ESIC अस्पताल आंखों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च व रेफरल सेंटर बन चुका है। यहाँ की लैब में एम्स की तर्ज पर जापान, जर्मनी और नॉर्वे की बनी अत्याधुनिक और विशेष मशीनों को स्थापित किया गया है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो एम्स के अलावा देश के किसी दूसरे अस्पताल में नहीं है। रेटिना संबंधित बीमारी पर ESIC द्वारा किया गया एक शोध 2014 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च में भी प्रकाशित हो चुका है। आर्थिक वृद्धि दर के सुधार के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है। जुलाई सितंबर की तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि 7.4% रही है। विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी के चलते जुलाई सितंबर की तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.4% रही। इसके साथ ही चीन को पिछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति दरें स्थिर रखने की गुंजाइश बनी है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का सकल घरेलू उत्पाद या GDP की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 7.4% हो गई, जो कि पहली तिमाही में 7% थी।
अक्सर राह चलते आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसका शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं। ऐसे में उन्हें इलाज भी नहीं मिल पाता है। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक लगाने से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि जनहित याचिका की मूल वजह यह है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग ही आवारा कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं और उन्हें दवाई भी नहीं मिल पाती है। इसलिए कुत्ते के काटने पर बीपीएल कार्ड धारकों को टीके और दवाइयां मिलनी चाहिए। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार से पूछा है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या योजना बनाई गई है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।